माँ माँ जल्दी बाहर आओ, देखो भैया क्या लाए हैं। क्या है, इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ तुम आओ तो सही। हैं ये क्या ले आया विशु? माँ मुबारक हो, अपना एसी आ गया। हैं? अरे वाह, जुग जुग जिए मेरा बच्चा। तो रुक, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। ओह माँ, ये एसी है, तुम्हारी बहू नहीं जो आरती उतार कर उसे घर के अंदर ले जाओगी। तू चुप कर, बस 2 मिनट रुक जा यहीं। कमला बहुत खुश थी। उसका बेटा विशाल घर के लिए नया एसी जो खरीद कर लाया था। दरअसल कमला के दोनों बच्चे इशिता और विशाल को बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन अब जब विशाल बड़ा होकर कमाने लगा था तो अपनी कमाई से वो एक बढ़िया एसी खरीद कर ले आया था, जिसे देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था। क्यों माँ, ठीक लग रहा है ना? भाई वाह, ये तो कमाल की चीज है। मुझे तो ठंड सी लग रही है, सच में कमाल की चीज है ये एसी। वैसे ही कितने का आया बेटा? अरे माँ, आप आम खाओ ना, गुठलियाँ मत गिनो। अरे हाँ माँ, आम भी रखे है ना, जल्दी से ले आओ ना। एसी में बैठकर आम खाने में मजा ही आ जाएगा कसम से। पगली कहीं की, तुम दोनों बैठो, मैं आम लेकर आती हूँ। कमला को मन ही मन अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था। विशाल के पिताजी बहुत पहले ही चल बसे थे, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों में ही सारा पैसा खत्म हो जाता था। इसीलिए कमला अपने और अपने बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाएं जुटा नहीं पाई। लेकिन अब घर में नया एसी आने से वो बहुत खुश थी। रात में इशिता ने तीनों का बिस्तर एसी वाले कमरे में ही लगा दिया। आज तो बड़ी बढ़िया नींद आएगी भैया। हाँ इशू, तुझे ही आएगी। मुझे तो हर महीने इसी एसी की किस्तें चुकानी है। जब वो पूरी हो जाएंगी मुझे तो तभी चैन की नींद आएगी। अच्छा, वैसे कितनी किश्तें हैं भैया? 1 साल की, अगली गर्मी तक पूरी हो जाएंगी। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। अब विशु बेटा ये बता, जो मैंने तुझे फोटो भेजी थी वो लड़की तुझे कैसी लगी? हाँ ठीक ही थी माँ। तो संडे को चले उसके घर? अब देखते हैं माँ, अभी संडे दूर है। नहीं, अब कोई बहाना नहीं, तुझे चलना ही होगा। देख बेटा, एसी ले आया है, बहू भी ले आया, अब और नहीं होते मुझसे ये घर के काम काज। अच्छा ठीक है माँ, अब आराम से सो जाओ, चलेंगे संडे को, ठीक है? अब ना ना, मुझे तो यहाँ बड़ी ठंड लग रही है भाई, कब कभी छूट रही है मेरी तो। मैं तो अपने आंगन में ही सोऊंगी बाहर, तुम दोनों ही सो यहाँ। इतना कहकर कमला कमरे से बाहर चली गई। इशू बेड पर सो रही थी और विशु जमीन पर लगे बिस्तर पर सो गया। इशू और विशु बहुत खुश थे। कुछ देर बाद ही वो दोनों गहरी नींद में सो गए। फिर अचानक रात को इशू उठी और बोली, भैया भैया उठो ना। हाँ, क्या हो गया? अरे सो जाना इशू। भैया ये कैसा एसी लिया है आपने? मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। हाँ यार, लग तो मुझे भी रही है। रुक 1 मिनट, देखने दे जरा। अरे यार, इसका तो टेम्परेचर 26 पर सेट है। लगता है तो रिमोट पर ही सो गई पगली, और तुझसे इसके बटन दब गए। रुक, मैं इसे अभी 20 पर सेट कर देता हूँ। भैया एक बार 16 पर करो ना। बर्फ जमाएगी क्या? अच्छा चल, करके देखते हैं। टेम्परेचर 16 पर करते ही कमरा एकदम ठंडा हो गया। अब तो दोनों बहन भाई बहुत ही खुश थे। नए एसी की वजह से अब इशू की तबीयत एकदम सही रहने लगी थी। उसे ना कोई एलर्जी हो रही थी और ना ही शरीर पर लाल निशान पड़ रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद, क्यों, कैसी लगी तुझे पारुल? हाँ अच्छी लगी माँ। विशाल को पारुल पहली नजर में पसंद आ गई थी और दोनों की चटमंगनी और पट शादी भी हो गई। और फिर, ओए इशू, कहाँ जा रही है तू? सोने। और कहाँ माँ? पगली है क्या? अब विशु की शादी हो गई है, उस कमरे में विशु और तेरी भाभी रहेंगी ना? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। पर माँ एसी? क्या एसी? चल मेरे साथ आंगन में सो जा। ना माँ, अब तो मुझे एसी में ही नींद आती है। पागलों वाली बात मत कर, तू क्या भैया भाभी के बीच में सोएगी? इशू अपने भाई की शादी से जितनी खुश थी, एसी के बिना सोने की बात सुनकर उसकी सारी खुशी गायब हो गई। एक तरफ गर्मी से इशू की हालत खराब थी, तो दूसरी तरफ नई बहू आराम से एसी में सो रही थी। इशू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब तो हर रात ऐसे ही गुजरने लगी। बिना एसी के ना तो इशू की नींद पूरी हो पा रही थी और ना ही वो किसी से कुछ कह पा रही थी। फिर एक दिन, भैया ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? इशू, मेरी कंपनी मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज रही है। अब 1 महीने वहीं रहना होगा। अच्छा, वहाँ अपना ख्याल रखना भैया। हाँ, और तू भी माँ और पारुल का ख्याल रखना। अरे आप फिक्र मत करो, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगी। विशु ट्रेनिंग के लिए चला गया। रात में जब पारुल सोने जा रही थी, तभी इशू भी वहाँ अपना तकिया लेकर पहुंच गई। भाभी, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी। अच्छा ठीक है, आ जाओ। इशू बहुत खुश थी क्योंकि उसे कई दिनों के बाद एसी में सोने का मौका मिला था। तो वही पारुल को बहुत गुस्सा आ रहा था।
लेकिन वो ननद के रिश्ते की कद्र करते चुप रह गई। फिर रात में अचानक पारुल को बहुत तेज ठंड लगने लगी। उसने उठकर देखा तो ईशु तो बड़े आराम से सो रही थी और उसका ठंड के मारे बुरा हाल था। उसने देखा एसी का टेम्परेचर 16% था। ये देखकर पारुल ने मन ही मन कहा, पागल है क्या ये लड़की, जमा कर मार देगी ये तो। पारुल ने फौरन टेम्परेचर को 25 पर सेट कर दिया। 15 मिनट बाद जब ईशु को गर्मी लगी तो उसने उठकर फिर से एसी को 16 पर सेट कर दिया। अब तो हर 15 मिनट के बाद यही हो रहा था। पारुल और ईशु दोनों समझ गई थी कि एक टेम्परेचर बढ़ाती है तो दूसरी कम कर देती है। तभी गुस्से में पारुल ने रात में ईशु को उठाकर कहा, ईशु तुम ये बार बार एसी का टेम्परेचर कम क्यों कर रही हो? मुझे ठंड लग रही है, मुझे इतने कम टेम्परेचर की आदत नहीं है। और मुझे गर्मी की आदत नहीं है भाभी, आपको ठंड लग रही है तो आप मम्मी के पास सो जाओ ना। मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा कमरा है, तुम चली जाओ ना मम्मी जी के पास। है आप तो अभी आई हो, ये कमरा बचपन से मेरा और भैया का है। अच्छा तो फिर मैं कहाँ रहूंगी, मुझे क्या पता। दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर कमला कमरे में आ गई। क्या हुआ, तुम दोनों सुबह 4 बजे क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी देखिए ना, ईशु मुझे इस कमरे से जाने के लिए कह रही है। हैं? हे भगवान, आप तो बड़ी झूठी निकली भाभी। आपने ही तो पूछा था कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने तो बस ये बोला कि मम्मी के पास चली जाओ। ये मेरा कमरा है तो मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? अरे पर हुआ क्या, कमरे के पीछे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? यही लड़ रही है मुझसे मम्मी जी। ओहो, एक तो एसी होने के बावजूद कमरे को राजस्थान बना रखा है, ऊपर से बोल रही है कि सब मेरी गलती है। अच्छा, और जो तुमने कमरे को कश्मीर बनाकर रखा है उसका क्या? कमला समझ गई थी कि लड़ाई कमरे की नहीं बल्कि एसी की है। उसने दोनों को समझाया लेकिन दोनों नहीं मानी। दोनों के बीच ये कहासुनी बढ़ती ही गई। दोनों ननद भाभी में से कोई भी एसी वाला कमरा छोड़ने को तैयार नहीं थी। नौबत ये हो गई कि दिन हो या रात, ननद भाभी में हर वक्त कहासुनी होने लगी और इस सब से कमला बहुत परेशान थी। उसने विशाल को फोन पर सब कुछ बताया लेकिन विशाल के समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पारुल और इशिता दोनों ही अड़ी हुई थी। न तो एसी के टेम्परेचर को लेकर दोनों की सुलह हो रही थी और न ही कमरे के बाहर या अंदर सोने को लेकर। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे विशाल तू आ गया बेटा, कैसा है बेटा? मैं अच्छा हूँ माँ। विशाल वापस आ गया था और इस बार भी वो अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आया था। ये क्या है बेटा? इसमें एसी है माँ, मुझे लगता है कि इस वक्त घर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना? हाँ बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने, पर ये तो बता कि तेरे पास नए एसी के लिए पैसे कहाँ से आए? अभी तो पुराने एसी की किश्तें भी पूरी नहीं हुई। माँ ये नया एसी नहीं है, किराए पर लिया है और 3-4 महीने बाद जब गर्मी का मौसम चला जाएगा तब इसे वापस कर दूंगा और पहले एसी की किश्तें पूरी होते ही दूसरा नया एसी ले लूंगा ईशु के लिए। विशु की समझदारी से समस्या का समाधान हो चुका था। कमला ने भी राहत की सांस ली। तभी पारुल ने पीछे से कहा, सुनिए कमरे में आ जाइए, मैंने आपके लिए समोसे बनाए हैं। नहीं, वो मेरे भैया हैं, वो पहले मेरे हाथों की बनी खीर खाएंगे, समझिए आप। हे भगवान बचा ले विशु, अब बता अब क्या करेगा बेटा? पता नहीं माँ, लगता है समोसे और खीर एक साथ ही खाने पड़ेंगे अब तो। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका ख्याल रखिए, वरना मौसम बदलते ही इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जी अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? तुम बस इनका ख्याल रखो, इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो कोशिश करो कि कोई एसी या कूलर वगैरह खरीद लो। डॉक्टर इतना कहकर चला गया और वहाँ खड़ा कमल रोने लगा। कमल बहुत ही गरीब था, वो मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता था। कमल के घर में उसकी माँ के अलावा उसकी पत्नी पल्लवी रहती थी। कमल की माँ को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। जरा सी गर्मी बढ़ने पर उनके हाथ पैर सूजने लगते थे और पसीने की वजह से पूरे बदन पर अजीब से धब्बे बन जाते थे। ये हर बार की कहानी थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कमल की माँ की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी थी। बस कीजिए, आप इस तरह रोइए मत। रो नहीं तो और क्या करूं पल्लवी, क्या बताऊं डॉक्टर साहब को कि अपनी माँ के लिए एसी तो छोड़ो एक कूलर तक खरीदने की औकात नहीं है मेरी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ जी के इलाज के लिए जो कर्ज लिया है उसकी किश्त भी तो आप ही भर रहे हो ना, तभी ये दिक्कत है, वरना तो हर महीने वो किस्तें चुकाने के बाद खाने पीने के खर्च लायक भी पैसे नहीं बचते। और देखो ना, इतना कर्ज लेकर इलाज करवाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में माँ की हालत तो पहले से भी खराब होती जा रही है। कमल
मजबूर था, इसलिए वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उधर उसकी पत्नी पल्लवी भी ये सब देखकर दुखी थी। कमल तो सुबह होते ही अपने काम पर चला जाता था, पर अपनी सास को गर्मी से बचाने के लिए पल्लवी सारा दिन उनके पास बैठकर उन्हें पंखा झलती रहती, ताकि उन्हें पसीना न आए और उन्हें गर्मी न लगे। पल्लवी का ऐसा प्यार देखकर उसकी सास बिमला की आंखों में आंसू आ जाते। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो मुझे कमल जैसा बेटा और तुम जैसी बहू मिली। तुम दोनों मेरी वजह से कितने परेशान हो रहे हो। बस अब तो भगवान मुझे जल्दी से उठा ले, तब जाकर। ना माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा। बेटी तू परेशान मत हो, घंटों से पंखा कर रही है, जाकर आराम कर। नहीं माँ जी, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, बल्कि मुझे तो आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। हे भगवान, ऐसी बहू सबको दे। कमल और पल्लवी दोनों विमला की बहुत सेवा करते थे। विमला को पंखा करते हुए पल्लवी सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसकी सास के लिए एक एसी का इंतजाम हो जाए। और फिर उसी शाम, सुनिए, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। आप जितने पैसे कमाते हैं उससे तो हम माँ जी के लिए कभी एसी नहीं ले पाएंगे। हाँ तो मैं सोच रही थी कि इस बार की सर्दियों में मैं भी कुछ काम शुरू कर दूं क्या। आपके पैसों से हम घर के खर्चे चलाएंगे और जो पैसे मुझे मिलेंगे उन्हें हम जमा करेंगे, और भगवान ने चाहा तो दोनों मिलकर अगली गर्मियों से पहले माँ जी के लिए एसी ले ही लेंगे। तुम्हारी सोच तो अच्छी है, पर माँ की सेवा, घर का काम और फिर बाहर का काम भी, तुम कैसे ये सब संभाल पाओगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप भी तो दिन रात काम करते हो ना, तो थोड़ी सी मेहनत तो मुझे भी करनी चाहिए। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। किसी तरह गर्मियां बीत गई और फिर बारिश आई तो बिमला, कमल और पल्लवी ने राहत की सांस ली। जैसे जैसे गर्मी कम हुई, बिमला की तबीयत भी कुछ बेहतर होने लगी और साथ ही पल्लवी ने भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन पल्लवी एक बंगले पर पहुंची। कोई है क्या? जी हाँ, बताइए। भैया, मैं काम ढूंढ रही हूँ। कैसा काम? अब कैसा भी, झाड़ू बर्तन वगैरह। ओह हाँ, है ना। एक्चुअली मुझे भी एक मेड की तलाश है। तो आपने पहले कहीं काम किया है ना? नहीं, पहले तो कहीं काम नहीं किया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। पल्लवी घर के अंदर आई तो उसने देखा कि वो एक बड़ा सा हॉल था और वहाँ काफी सामान था, लेकिन सब कुछ पैक रखा हुआ था। आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो कल ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी तो सामान खोल कर लगा ही रहा हूँ। अच्छा, तो घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैं अकेला ही हूँ दीदी, मेरी जॉब लगी है यहाँ, परिवार साथ नहीं रहता। राज ने पल्लवी को दीदी कहा तो उसे बहुत अच्छा लगा। राज अकेला है ये सुनकर पल्लवी पहले तो थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसके दीदी कहते ही उसे अच्छा लगा। राज ने पल्लवी को काम पर रख लिया। अब पल्लवी रोज सुबह सुबह राज के घर आती। उस वक्त तक राज सो रहा होता था। पल्लवी सबसे पहले उसे उठाती, फिर उसके लिए चाय नाश्ता बनाती और फिर पूरे घर की साफ सफाई करती, और इस काम के बदले राज पल्लवी को अच्छे पैसे भी देने लगा। फिर एक दिन, दीदी आप एक काम करो, कल मत आना। क्यों, क्या हुआ भैया? अरे आपको काम करते करते हफ्ता हो गया, तो एक छुट्टी तो बनती है ना हफ्ते में, वरना आपकी सास आपसे नाराज हो जाएंगी। नहीं होंगी भैया, मेरी सास बहुत अच्छी है, कभी मुझ पर नाराज नहीं होती। अब वैसे ठीक है, मैं कल नहीं आऊंगी। बिमला के आराम के लिए कमल और पल्लवी दिन रात मेहनत कर रहे थे। उधर पल्लवी और राज में अच्छी बनने लगी थी। वो राज का पूरा ख्याल रखती थी, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। राज भी उससे खूब बातें करता था और उसे बड़ी बहन की तरह ही सम्मान देता था। एक दिन राज ने पल्लवी से पूछा, दीदी आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं भैया। अच्छा, और आप कब से काम कर रही हो? नहीं भैया, आप पहले हो जिनके यहाँ मैं काम कर रही हूँ, इससे पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है? ये बात सुनकर पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए राज को सारी बात बता दी। पल्लवी और कमल का अपनी माँ के प्रति प्यार और सेवा भाव देखकर राज भी भावुक हो गया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। पल्लवी और कमल एसी के लिए काफी पैसे जोड़ चुके थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। गर्मियाँ एक बार फिर वापस आने वाली थी। ऐसे में बिमला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे दिल का दौरा पड़ा था, तो जो पैसे दोनों ने एसी के लिए कमाए थे वो सारे के सारे बिमला के इलाज पर खर्च हो गए, और फिर लगता है हम माँ जी के लिए एसी खरीद ही नहीं पाएंगे। हिम्मत रखो पल्लवी, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। पर कब तक? 1 महीने बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी और फिर माँ जी को और ज्यादा परेशानी होगी। कमल चुप था क्योंकि पल्लवी की बात सही थी। फिर अगले दिन पल्लवी राज के यहाँ काम करने गई तो उसने राज से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना काम करती रही। ये देखकर राज समझ गया कि जरूर पल्लवी किसी परेशानी में है। राज के बार बार पूछने पर फिर पल्लवी ने उसे सारी बात बता दी। राज को भी पल्लवी की बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। और फिर अगले ही दिन, दीदी वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ भैया, बताइए ना।
दीदी वो मेरी कंपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया है और उसके लिए मुझे दुबई भेज रहे हैं, तो मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, भगवान करे आप और तरक्की करो। पल्लवी राज की तरक्की से खुश तो थी, लेकिन एक सच ये भी था कि राज के चले जाने से अब उसकी नौकरी भी जाने वाली थी। ये सोचकर पल्लवी और ज्यादा उदास हो गई, लेकिन फिर भी उसने राज से कुछ नहीं कहा। फिर कुछ ही दिनों के बाद, अच्छा दीदी मैं चलता हूँ, आप एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, मेरी पगार तो आपने पहले ही दे दी है। मैं जानता था कि आप मुझसे पैसे नहीं लेंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना दीदी। इतना कहकर राज टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला गया और पल्लवी भी अपने उतरे हुए चेहरे के साथ अपने घर की तरफ चल दी। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और पल्लवी की सास की तबीयत फिर बिगड़ने लगी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद पल्लवी को तो बिल्कुल नहीं थी। जी बताइए। मैडम आपका कुरियर है और ये एक चिट्ठी भी है। नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये इतना बड़ा डिब्बा हमारा नहीं हो सकता और हमें कोई कुछ क्यों भेजेगा। नहीं मैडम, ये आपका ही है, देखिए आपके घर का पता लिखा है यहाँ पर। कुरियर वाले की बात सच थी। पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जब उसने उस बड़े से डिब्बे को खोलकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके अंदर बिल्कुल नया एसी था जिसे राज ने उसके लिए खरीदा था। एसी के साथ मिली चिट्ठी को पढ़ते हुए पल्लवी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और मन ही मन वो राज को दुआएं दे रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।